मम्मा भी रेडी होती है। स्टार्ट करें या थोड़ा वेट करें? बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। सर आप स्टार्ट कर दे, मैसेज देती हूँ ग्रुप में। ठीक है। ये खुद उठा उठा के
सर आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। हाँ, वो मैंने खुद ही किया हुआ है। मैंने कहा जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक तो मैं अपनी एनर्जी जो है वो कंजर्व करूं। अच्छा, नॉर्मली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जो हमने जो टेबल बनाया था वो कुछ इस किस्म का बन रहा था, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के केस में जो टेबल बनेगा वो जरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंट कैसे होगा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास जो पार वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो उसने हमें बताई हुई थी कि 5000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा, ये कूपन रेट जो दिया हुआ है वो 10% है। 10% लोन नोट है। 500 होगी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। इतना वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी, जो वो कमाना चाह रहा है, और ईयर्स जो है वो 3 है। तो 3 ईयर्स अगर हों तो उसके हिसाब से हमारी जो है वो इनकम क्या बनेगी। तो यहाँ पे ये जरा थोड़ा सा, सॉरी, ये टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे ईयर्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग या अमाउंट रिसीवेबल आप इसको कह लें, इंटरेस्ट टू बी अर्नड, या हम इसको इंटरेस्ट एट 12% कह देते हैं। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है जो कि कंपनी आपको हर साल पे करेगी, और बैलेंसिंग अमाउंट जो कि आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट वो क्या होगी। ईयर्स हैं 3 हमारे पास, 1 2 3। अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है वो आपकी पहले साल 5000 थी। इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था इसके ऊपर 12%। तो ये अमाउंट आपकी बन जाएगी 600, और ये अमाउंट आपकी बन जाएगी 600। ये 600 कैसे आई है? 12% ऑफ आउटस्टैंडिंग 5000 का 5000 का 12%। जी, तो 5000 का 12% हो गया जो कि 600 है।
और ये अमाउंट हो जाएगी जो 10% वाली है, 500। हाँ, जो 10% वाली है ये अमाउंट हमारे पास 500 500। 2 यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 600 मिलने चाहिए थे, 600 मिलने चाहिए थे, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 600 नहीं मिले, 500 मिले हैं। तो बैलेंसिंग अमाउंट जो कि आपने एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको जो रिसीव हो जानी चाहिए, दैट वुड बी 5100। 5100। ये 5100 कैसे आई? 600 हमें मिलनी चाहिए, 500 उन्होंने दे दिए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट वो हमें एट मैच्योरिटी पे कर देंगे। नेक्स्ट टाइम बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास है वो 5100 है। 5100 का 12% कितना बनेगा? 612 सर 612 आएगा। 612। और इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम ही रहेगी जो कि आपको हर पीरियड में है। तो इसका मतलब है कि 5100 प्लस 612 माइनस 500, वो अमाउंट जो आपकी अब आपको अवेलेबल है 5212 हो जाएगी। नेक्स्ट पीरियड में 5212 से बात स्टार्ट होगी, इसको हम 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625। 625.4। मैं इसको 625 ही कह रहा हूँ। 500 तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई? 5327 5337। क्लियर है जी? यस सर। जी सर। जब 3 साल के बाद 3 साल पूरे हुए तो 3 साल पूरे हुए तो ये 5337 भी आपको पे कर दिया जाएगा। 5337 भी आपको पे कर दिया जाएगा। और 5337 पे करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो कुछ भी नहीं रहेगी। ये मतलब था उसका जब उसने ये स्क्रीन चेंज हुई आपके सामने या नहीं हुई? हुई है सर। वही है सर। जी हो गई है सर। वही है सर। फिलहाल कौन सी पीडीएफ की स्क्रीन आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये मतलब है इसका, द कंपनी intends to collect the contractual cash flows which consist solely of the repayment of interest and capital and have therefore chosen to record, ये तो हो गया, ठहरें ये जो हाँ जी, the loan notes are repayable at a premium after 3 years। कि आपने तो उनको 5000 का लोन दिया है, लेकिन आफ्टर 3 years आपको प्रीमियम मींस प्रॉफिट के साथ, मींस एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ पैसे वापस किए जाएंगे। आपने 5000 दिए थे, अब कौन सी स्क्रीन अपीयर हो रही है? क्वेश्चन हो रहा जी सर। आंसर है? ये तो सूद है सर। ठीक है, तो 5000 आपके पास अमाउंट है और रीपेबल एट प्रीमियम है, तो मींस के 5000 से ज्यादा अमाउंट आपको पे की गई है और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो इस 5337 के अलावा आपको पे किया जाएगा। अब रीपेबल एट प्रीमियम क्यों होगा? उसने ये तो लिख दिया कि द लोन नोट्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम आफ्टर 3 years। बॉन्ड का चैप्टर पढ़ चुके हैं आप उसमें फाइनेंस में? सर पढ़ लिए। यस सर, पढ़ लिया। उसमें क्या चीज बताई हुई है उन्होंने कि
अगर YTM इंटरेस्ट या कूपन से ज्यादा हो तो बॉन्ड किस प्राइस पे फ्लोट करेगा? प्रीमियम पे। सर प्रीमियम प्रीमियम पे फ्लोट करेगा। एक मिनट सर बता। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं कि अब फिलहाल तो PDF ही अपीयर हो रही है ना? जी जी सर PDF प्लीज। अच्छा, YTM है अगर 12% और इंटरेस्ट जो है वो अगर है 10%, तो बॉन्ड किस प्राइस पे फ्लोट करेगा? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कंपनी के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं, सर कूपन रेट, कंपनी के पर्सपेक्टिव से। सर कूपन रेट अगर क्या हो 10% है। ग्रेटर हो नहीं, ये आपके सामने 10% लिखा हुआ है, required। YTM जो है वो 12% है, इंटरेस्ट 10% है। मैं सर, कंपनी के डिस्काउंट? पर्सपेक्टिव से पूछ सर रहा हूँ। डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट पे फ्लोट करेगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हम जो यूज कर रहे हैं कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑपोजिट बात चलेगी। प्रीमियम होगा। 5,000 इन्वेस्टर ने लगाए थे, 5,000 इन्वेस्टर ने लगाए थे और उसको 5,337 मिले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर समझ आ रही है। अच्छा, तो कैलकुलेशन, अब जो अगली बात, वो ये है कि ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है पहले साल के एंड पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसको आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहा हुआ है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्यों कहा हुआ है? जी शहबाज हयात साहब। सर हम ये इंटरेस्ट रिसीव्ड की अमाउंट क्यों नहीं काउंट करते? ये तो भी मिले हैं ना। जी जी, तो जो इंटरेस्ट रिसीव की अमाउंट थी वो इसीलिए, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव की जो अमाउंट है वो हमने इसीलिए, अगर आप ये देखें तो हमने काउंट की है, हमने उसको डिडक्ट किया है। कंपनी को मुझे 600 पे करने चाहिए, जी सर। कंपनी मुझे पे कूपन रेट के हिसाब से ही कर रही है जो कि 10% है। जी सर। कंपनी तो कूपन ही पे करेगी ना, जो 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, कंपनी ने तो वही पे करना है। इसीलिए 500, 500 और 500 ये अमाउंट फिक्स है कर रही है जी। 2% एक्स्ट्रा फिर पे करना होगा उनको एंड। हाँ, एंड पे जाके वो फिर प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करेंगे। जी सर। तो हमने अकाउंट फॉर किया है, काउंटिंग में हम लेके आए हैं उसको। मिलने 600 चाहिए थे, दिए उन्होंने 500 है, तो हमने कहा ठीक है 100 रुपया हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये हमें ये बाद में पे करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर हमने 5,001, हमारा लोन अब 5,000 का नहीं रहा, अब हमारा लोन उनके ऊपर 5,100 का हो गया। तो 5,100 के ऊपर फिर हमने इंटरेस्ट लगाया जो हम कमाना चाह रहे हैं, जो कि 12% है। तो अमाउंट होगी 612, जिसमें से 500 उन्होंने पे कर दी, 112 हमने मजीद कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारा लोन 5,000 का नहीं रहा बल्कि 5,212 रुपए का हो गया। और इंटरेस्ट सर यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर, सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है जी, क्योंकि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, फाइनेंस में ये चीज पढ़ी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। और प्रैक्टिकली सिंपल इंटरेस्ट कहीं पे भी अब पाया नहीं जाता।
कंपाउंड इंटरेस्ट sir. ही जो है वो यूज होता है। कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, फ्रीक्वेंसी फिर उसकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बाय डेफिनेशन ही वो इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू पे भी इंटरेस्ट लग रहा होता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा होता है। ओके सर। जी, बीच में किसी ने कुछ सवाल किया था, सॉरी, मैं जरा। सर इसको हम सीधा 2% बेस से भी तो कर सकते हैं। वो इस वजह से नहीं हो सकता अब्दुल्ला कि हर दफ़ा जो है ना वो अमाउंट चेंज होती जा रही है। 5,000 तो 3 साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन ये 212 3 साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, इसका टाइम पीरियड चेंज होता रहा है। तो अगर आप वैसे फिर कैलकुलेट करना चाहें कि जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा बाद में ऐड हुई है, हम सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए एक्स्ट्रा परसेंटेज को मल्टीप्लाई करें तो काम अपने आप के लिए आप बढ़ा लेंगे, लेकिन आंसर फिर भी ये आ जाना चाहिए। बात समझ में आई है नहीं आई है? सर आवाज कट रही थी। आवाज कट रही थी। मैं एक दफा फिर से जो है वो दोहरा देता हूँ कि 5,000 तो देखें एंड से लेके शुरू से लेके एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन 100 जो है वो तो 1 साल गुजरने के बाद ऐड हुआ है और ये आउटस्टैंडिंग रहा है 2 साल। और 112, ये 212 में से 100 1 साल पहले निकल गया था, 212 तो बिल्कुल एंड पे आया है। तो डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं जी जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग रही हैं। तो काम आप अपना बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे अगर आप 10 और 12 का डिफरेंस लेके खाली 2% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट ऐसे ही करना है जैसे ये लिखा हुआ। सही है सर। और उसकी दूसरी वजह ये भी है जो अभी बताना चाह रहा था और हम जरा थोड़े से डी ट्रैक हो गए। वो ये है कि ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये साल के एंड पे बैलेंस शीट पे शो की जाएंगी। लोन नोट की अमाउंट 5,000 तो ओरिजिनल अमाउंट थी, 100 रुपीज और ऐड हो गई है, तो लोन नोट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में अपीयर होगा वो 5,100 के अमाउंट पे होगा। ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ये बैलेंसिंग अमाउंट आप बैलेंस शीट पे शो करेंगे। यस सर, आपने बताया था ये। नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट पे जो अमाउंट शो होगी एसेट में वो 5,212 होगी। नेक्स्ट ईयर तो बैलेंस शीट पे अमाउंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि 5,337 में से 5,337 माइनस कर लेंगे तो लास्ट ईयर में बैलेंस शीट पे से ये एसेट गायब हो जाएगा। गायब क्यों होगा? क्योंकि इतनी अमाउंट अब हमें रीपे कर दी गई है। जब अमाउंट रीपे ही कर दी गई है, जो लोन दिया हुआ था वो वापस ही कर दिया गया है, ऑब्वियसली फिर अब इसका कोई मकसद यहाँ पे लिखने का नहीं है। क्लियर है जी? यस सर। जो इसका पार्ट 2 था, पार्ट 2 हम लोग इसका कर चुके थे और पार्ट 3 भी हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में कंपनी इन्वेस्टेड इन 10,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 4.20 per share at 31st December shares have a market value of 4.90। अब इसको आप शो क्या करेंगे? शेयर्स में जब इन्वेस्टमेंट हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 is fair value through profit or loss, FVTPL, और second one is fair value through other comprehensive income। तो क्वेश्चन हमने ये किया हुआ था, इस तरह करते हैं कि हम वर्दा से पूछ लेते हैं, बल्कि जुन्नूरैन साहब से पूछते हैं। जुन्नूरैन साहब से बड़े अच्छे बात मुलाकात हो रही है। जुन्नूरैन साहब से पूछते हैं कि जुन्नूरैन साहब ये
फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहलाएगी या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाएगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट। और जो भी है तो उसको रीजन क्या है किसी चीज को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहने की या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहने की। नहीं है जुन्नूरैन साहब हमारे साथ। नेहा, अच्छा नेहा भी नहीं है। ज़ारा, ज़ारा, मायदा, जी नेहा। मैं मायदा हूँ। ये नेहा ने क्या ये अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आप लोगों से खुद? सर हो रहा है। जी ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा खामोश में है। सर वो जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। सर म्यूट कर लें अभी हाँ जी कर लें म्यूट। हाँ दोनों। यस सर। जी ये जो पूछा था आपसे सवाल, जी सर। कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहेंगे इसे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे? सर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सर। क्यों कहेंगे? क्यों सर? क्योंकि शॉर्ट टर्म भी है ना, इस वजह से। इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म है, उसने खुद नहीं बताया कि फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इस वजह से। और इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी भी नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से भी दो रीजंस कि शॉर्ट टर्म है और जो उसकी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रही है, तो इस वजह से हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहेंगे। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मायदा बता दें बेशक। सर इसमें हमें लॉस रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? गेन या लॉस जहाँ होगा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, गेन या लॉस जो हो रहा है नंबर 1। के बैलेंस शीट में 8,000 का लॉस हो रहा है। करंट एसेट्स में हम इनको से उसकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे करंट एसेट्स की। हाँ सर जी ये तो उस दिन डिस्कस हो गया था। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ज़रा मैं पूछ लूँ कि जो चीज़ उस दिन डिस्कस हुई हुई है वो लोगों को कुछ याद है भी या नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो तो उसने खैर खुद ही बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसने उसको कहा हुआ है। और इसका जो गेन या लॉस होगा वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन बहरहाल हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2001 डिस्कस करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। टोक्यो बॉट
a 1 lakh 5% bond for 95,000, incurring issue cost of 2,000. Interest is received in arrears. The bond will be redeemed at a premium of 5,960 over nominal value. Nominal value वो है जो कि जितने पे आपने जो बॉन्ड है वो आपने खरीदा है on 31st December 2003. 3 साल इसकी लाइफ है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है. A fair value of the bond at 31st December 2001 was 1,10,000, or 31st December 2002 it was 1,04,000. Explain with calculations how the bond will have been accounted for over all the relevant years if Tokyo planned to hold the bond until redemption date. Redemption date payment date को कहते होते हैं. Redemption date, payment date, maturity date बात एक ही है. टोक्यो में सेल. अब इसकी भी जो कैलकुलेशन करनी है वो बिल्कुल जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले वो लोन नोट की जो कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल सेम इसकी कैलकुलेशन वैसे ही होगी. वैल्यू कॉलम्स में कौन सी लिखेंगे? ये जहां पे ये 5,000 लिखा है इस जगह पे 95,000 आ जाएगा. इंटरेस्ट बहरहाल हमेशा पार वैल्यू के ऊपर ही पे किया जाता है. तो जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख पे ही पे होता रहेगा. ये 5% जो है, ये 5% 1 लाख रुपए के ऊपर ही पे होता रहेगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये सॉल्व आपने खुद करना है. इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे ही पे होता है. मतलब 5,000 सर? हाँ जी. और वो 5,000 जो है 5,000 जो है वो यहाँ पे आपने ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली साइड पे. ठीक है. जो पेमेंट होनी है 8%, जो पेमेंट होनी है 8%, वो 8% जो है वो उस अमाउंट पे लगेगी, उस अमाउंट पे लगेगी जिस अमाउंट पे आपने परचेज किया है. 95 में ये 2,000 जो इशुएंस कॉस्ट है ये ऐड हो जाएगी और फिर इसके ऊपर 8% आप ऐड करते करते बात नीचे तक लेके जाएंगे. 8% ऐड करते करते इसको एंड तक ले जाएंगे. इसको सॉल्व कीजिएगा जल्दी से. हम अटेंडेंस ले लें और उसके बाद फिर बात खत्म करते हैं. कितने सालों की है? ये 3 साल का. अच्छा. इकरा जावेद नहीं थी? इनकी बहुत ज्यादा एब्सेंट्स हो गई हैं. इनकी पहले भी काफी ज्यादा एब्सेंट्स थी, तो ये तो कोर्स पता नहीं इनका ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि एब्सेंट इनकी पहले भी काफी ज्यादा रही हैं. बुरैर साहब तो आए हुए हैं, जीशान साहब भी नजर आए हैं, शहबाज हयात साहब भी, उसामा बिलाल भी, मायदा फातिमा, जवेरिया कमल, रिमशा अख्तर. सर जी जी. सर मेरी पोर्टल पे 2 एब्सेंट्स लिखी है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की सर. मेरी भी एक लगी. सर ये सर मेरी भी लगी हुई है लेकिन इनको छुट्टी नहीं. कौन ये किसने बात की है? सर मैमूना. मेरी भी 2 लगी हुई है, मैंने भी 2 क्लास की. चलें इस तरह कीजिएगा, जिस जिसका इशू है वो जरा शेयर कर लीजिएगा मुझसे, तो देख लेंगे. मैं अपना रिकॉर्ड भी चेक कर लूंगा. हो सकता है कि किसी को मैंने इसी तरह बुलाया हो
अब जैसे इकरा को बुलाया, इकरा अभी वो कह रही हैं कि सपोज तो नहीं थी, लेकिन वो बाद में कहें कि बीच में आई थी, ऑनलाइन हुई थी, वो अगर आप ड्रॉप नहीं हो रहा कोर्स आपका तो बाकी खैर है। ओके। रिमशा अख्तर हैं, माहीन गुलालई, माहीन तो थी, ज़ारा भी थी, अब्दुल्ला साहब भी हैं, अनमोल भी हैं, तैयब भी हैं, वासिफ भी हैं, नेहा भी हैं, वर्दा आसिफ भी थी ना? जी सर, मैं इधर ही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब्दुल कयूम। सर उसामा का मैसेज आया था, सर नेट ड्रॉप हो गया। हाँ ठीक है, वो उसामा नजर आया था पहले। अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम भी बहुत छुट्टियां करते हैं। हाँ, मोहम्मद हसान नासिर, नूरिया, नूरिया तो थी, मोहम्मद हसनैन शाहिद, हसनैन शाहिद ये नजर नहीं आए। मोइन आसिफ साहब भी आज नजर नहीं आए। महमूना जहीर थी, उसामा खालिद तो थे, उसामा खालिद भी थे। वहीबा, यस सर, वो थोड़ा नेट इशू था मेरा। ठीक है। मोहम्मद जुन्नरैन साहब भी थे, हमजा बाबर साहब भी नजर तो आते रहे हैं। अशर जावेद साहब भी नजर आए थे, अक्सा खालिद भी नजर आई थी। फतेह मुनीब साहब आज थे या नहीं थे? फतेह सर मुनीब, उसके नाना नाना फोत हो गए सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें फिर तो हम इनकी प्रेजेंट लगा देते हैं। अब्दुल्ला साहब भी थे और हसन खान साहब भी थे। एहसन इफ्तिखार, एहसन इफ्तिखार, सर ये भी था, अभी की गायब हुआ। चलें ठीक है। मारिया शकील, सरदार उमर शफीक ये भी थे, और सर्विश मोइन भी थी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर जी जी। सर सर ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सर, इसको सर 90 आउटस्टैंडिंग के साथ हमेशा सर वो करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास अमाउंट होगी हाँ जी, हाँ जी, उसके साथ 95,000 जो है सर इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, और एडवांस में ईद मुबारक। हाफिज सर, आपको भी अल्लाह ईद हाफिज सर, मुबारक। ईद आपको मुबारक। भी। सर आपको भी ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच।